जी, तो लास्ट चैप्टर है हमारा अपर जीआईटी का, इसमें हम एक्यूट एब्डोमेन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एक्यूट एब्डोमेन क्या होता है? पेट के दर्द शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और ये एक बहुत ही कॉमन प्रेज़ेंटेशन है, हम लोगों ने हाउस में जो देखी है। तो इसकी ख़ास एक डेफ़िनेशन उन्होंने लिखी है, क्या है कि अगर आपका 1 हफ़्ते से कम ड्यूरेशन का पेन हो और उसके लिए हॉस्पिटल एडमिशन ज़रूरी बन जाए, मतलब इस कदर पेन हो, ठीक है? और पहले उसके लिए कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट ना हो, तो उसको हम कैटेगराइज़ करते हैं कैसे? एक्यूट एब्डोमेन के फ़ॉर्म में। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कितना कॉमन है। मल्टीपल काज़ेज़ हो सकते हैं एक्यूट एब्डोमेन के, अब ये सारे याद तो नहीं करने, आप बस जस्ट सिंपली देख लो कि यार जैसे अपेंडिक्स का हो गया, ये पित्ते का पेन हो गया, पैनक्रियाटाइटिस हो गया बंदे को, diverticulitis हो गया, कोलेंजाइटिस हो गया, यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कुछ भी पथरी है, पेशाब की नाली में पथरी है, कहीं भी पथरी है, इसी तरह इस्कीमिया हो गया या अपेंडिक्स फट गई या इसोफिगस फट गई, तो लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पेन दर्द हो सकता है। अब इसमें मेडिकल भी आ सकते हैं, सर्जिकल भी आ सकते हैं। मेडिकल में आपने एमआई लिख दिया, अब आपको पता है समटाइम्स एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी रेफर होता है ये पेन। इसी तरह गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हेपेटाइटिस है, एब्सेस पड़ी है, ठीक है? तो इसी तरह गायनेकोलॉजिकल भी हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी या ओवेरियन सिस्ट थी, उसकी वो प्रोविजन होगी, रप्चर होगी, इन्फाक्शन हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी, सल्फिंजाइटिस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस, मतलब व्हाट्सएवर द काज़, बस एब्डोमिनल पेन हो, सही है? और ज़्यादा सीवियर हो, हॉस्पिटल एडमिशन बनता हो, तो ऐसे में वो एक्यूट एब्डोमेन है। अपने पास इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करवाओगे? कुछ भी, लाइक अब तो इतनी आपने खुद देखा कि कितनी ज़्यादा इसके रीडिस हो सकते हैं, तो उसमें सीबीसी, एलएफटीज़, आरएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइलेज, लाइपेज तब करवा लो अगर आपको पैंक्रियाज़ ज़्यादा सस्पेक्ट करे हो। पैंक्रियाटिस अल्ट्रासाउंड करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है, इससे आप थोड़ा-सा चलो आइडिया हो जाएगा कि ये सर्जिकल है कि नॉन सर्जिकल है, इस पे चले जाओगे। प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, ये बड़ा ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे वगैरह करवाने से पहले ना, अगर आपने लेट्स सपोज़ आप एक फीमेल आई है, अब उसके राइट इलेक्ट्रोसा में पेन है, वो अपेंडिक्स भी हो सकती है, वो उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, कोई ओवेरियन ट्रोजन वगैरह भी हो सकती है, तो लाइक थोड़े-से डिले ज़्यादा हो जाते हैं आपके। ऐसे में आपने क्या करना होता है कि आपने एक तो पहले हिस्ट्री लेनी है अपनी प्रॉपर। हिस्ट्री में अगर अगर पेशेंट इस काबिल है, उसको आपने एनेस्थीसिया दे दिया और वो हिस्ट्री ले सकते हो अभी। तो हिस्ट्री में आप क्या पूछ सकते हो कि उसमें आप सॉरी, मैं एनेस्थीसिया क्या एनाल्जेसिया दे दिया है। वैसे भी एनाल्जेसिया भी आप है ना, ऐसे अब जैसे कि हम लोग अपेंडिक्स के पेन में नहीं देते होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, तो उसकी भी रीज़न यही होती है कि आपका डायग्नोसिस ज़रा अच्छा हो जाता है। ख़ैर, फिर आपने ना हिस्ट्री लेनी होती है प्रेगनेंसी के हवाले से कि वो जनाब आपको मेंसेस वगैरह तो नहीं रुके हुए प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लास्ट टाइम कब आए थे। तो इससे आप ज़रा देखते हो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इस तरह ना। तो इस वाले से आपने हिस्ट्री लेनी होती है। और अगर आपको प्रेगनेंसी हो पेशेंट को, सही है, लेट्स सपोज़ पेशेंट है प्रेग्नेंट और अपेंडिसाइटिस के साथ आई है, तो आप उसको एक्स-रे नहीं करवा सकते, सीटी नहीं करवा सकते, आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे। ठीक है? तो मतलब इसलिए भी ज़रूरी है ये चीज़। इसी तरह अगर वो नहीं, उसको प्रेगनेंसी का नहीं पता और पेन के साथ आई है, तो एक्टोपिक हो सकती है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी आप कर सकते हो सिलेक्ट केसेज़ में। तो मतलब वैसे मैनेजमेंट में इन शॉर्ट कुछ भी आ सकता है। पेरिटोनाइटिस इंट्रा-एब्डोमिनल इन्फेक्शन को कहते हैं, पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन का इन्फेक्शन उसको कहते हैं पेरिटोनाइटिस। और 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी है और सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस है, सही है? अब देखो, जो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस है ना यार, इसमें पता है क्या चीज़ है? इसमें ना कोई सोर्स नहीं होता, कोई एग्ज़ैक्ट सोर्स नहीं होता इंट्रा एब्डोमिनली, सही है? जिस तरह की कोई किस किस्म की परफोरेशन नहीं होती, किसी किस्म की ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होती, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता जिसकी वज़ह से आप कहो कि भाईजान ये रीज़न बनी है। वो कहीं और से आ सकता है। जिस तरह के हेमाटोलोजिनसली आ सकते हैं। हेमाटोजेनियसली यानी कि कहीं और इन्फेक्शन था और वहाँ से समहाउ वो आ गया इन इन द इंट्रापेरिटोनियल कैविटी। अब ये प्राइमरी है, सही है? इसी तरह अगर अससाइटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना, ख़ास तौर पे जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं, उनमें जब अससाइटिस होती है, तो उनमें बड़ा ज़्यादा रिस्क होता है कि जो गट है, उसकी उनकी गट की वॉल से ना ट्रांसलोकेशन हो जाए बैक्टीरिया की इनटू द एसाइटिक फ्लूइड और जाके वहाँ प्राइमरी पेरिटोनिटिस करवा दे। इस केस में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं चल रही होती वॉल की। जस्ट वो समहाउ सिरोसिस में बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट कर जाते हैं, एसाइटिस में एसाइटिक फ्लूइड में चले जाते हैं और वहाँ जाके स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस करा देते हैं। इसे कहते हैं एसबीपी, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ये प्राइमरी पेरिटोनाइटिस इसी एक ही चीज़ है, सही है?
तो ये हो सकता है। जबकि जो सेकेंडरी पेरिटोनिटिस होता है ना, उसमें ये है कि आपको कोई एग्ज़ैक्ट सोर्स का आपको लाइक इंट्रा एब्डोमिनल सोर्स मिल गया। लेट्स सपोज़ परफोरेशन हो गई है, पेप्टिक अल्सर की या फिर कह लो कि अपेंडिक्स की परफोरेशन हो गई है, वहाँ से फैला है, आपको पता है। स या फिर अगर परफोरेशन नहीं भी हुई, लेट्स सपोज़ कि वहाँ इन्फ्लेमेशन चल रही है, एक बंदे को अपेंडिसाइटिस हुआ हुआ है, सही है? तो उसमें भी चूँकि आपको सोर्स मिल रहा है, तो आप उसको सेकेंडरी में ही कैटेगराइज़ कर रहे होते हो। इसी तरह ऑपरेशन लेट्स सपोज़ आपने ऑपरेशन किया और या तो आपने ऑपरेशन करते हुए हाइजीनिक मेजर्स ऐसी नहीं थी, आपने लेप्रोस्कोपी की और आपने बैक्टीरिया अंदर छोड़ दिया, तो उसे कहेंगे पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनिटिस और ये भी सेकेंडरी में आते हैं, एट्रोजेनिक आते हैं। इसी तरह अगर आपने ऑपरेशन किया, आपको पता है आपने लेट्स सपोज़ एनास्टोमोसिस बनाया था कोई अंदर अभी ऑपरेशन किया है और वहाँ से लीक हो रहा है, तब भी आपको सोर्स का पता है। तो जब इंट्रा एब्डोमिनल सोर्स है ना, तब उसको कैटेगराइज़ करते हैं कैसा? सेकेंडरी पेरिटोनिटिस के। हमारे बेसिकली ये 2 ही चाहिए तो हम इन्हीं को लेके चलेंगे। अब हाँ, ये मेसेंट्री के बारे से मैं आपको बताता हूँ बाद में, ये बात की चीज़ें हैं। बाकी अभी देखते जाते हैं क्योंकि जब आगे आएँगे फिर दोबारा इतना पीछे आना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे एडिनाइटिस पढ़ेंगे, मेसेंटेरिक एडिनाइटिस। तो उसमें ये है कि ये देखें जो मेसेंट्री होती है, मेसेंट्री क्या होती है? मेसेंट्री होती है कि जिस तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन की मेसेंट्री है सारी, है ना? ये लार्ज इंटेस्टाइन की मेसेंट्री, ये मेसेंट्री है। जो पेरिटोनियम की आपको पता है 2 लेयर्स होती हैं, वो आपस में मिलके एक झिल्ली सी बनाती है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करी होती है टू द गट, ऐसे ही है? तो इसको मेसेंट्री कहते हैं। अब मेसेंट्री जो है ना, मेसेंट्री के अंदर होते हैं मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स, जो इसकी 2 लेयर्स हैं ना, उनके दरमियान में लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं। और उनको भी हम कैटेगराइज़ कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये वॉल के करीब यहाँ करके पड़े होते हैं। बल्कि इस तस्वीर में देखिए कुछ होते हैं जो वॉल के करीब पड़े होते हैं, यहाँ पड़े होते हैं, ठीक है? और कुछ ये ऐसे होते हैं जो कि जो आपका सीलिक ट्रंक है, वहाँ पड़े होते हैं। जहाँ जहाँ से वेसल्स अराइज़ करिए वहाँ पड़े होते हैं और कुछ होते हैं जो दरमियान में पड़े होते हैं। तो इस तरह हम इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे होते हो, सही है? और इन्हीं मेसेंट्रीज़ के अंदर आपको पता है वेसल्स रन कर रही होती हैं। ऐसे ही है ना? जिस तरह की सुपीरियर मेसेंटेरिक भी इसमें रन कर रही होती है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक भी इसी में रन कर रही होती है। तो मेजर पोर्शन चूँकि सुपीरियर मेसेंटेरिक है, आपको पता है ड्यूडेनम भी सारी ऑलमोस्ट आ गई, जजनम भी आ गई, आइडियम भी आ गई, ट्रांसवर्स भी आ गई कुछ हद तक और असेंडिंग भी आ गई। तो उसने ना जो हमारी बुक में जिस तरह उसने बताया हुआ है, तो उसने सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ट्रिब्यूटरीज़ के हवाले से बताया हुआ है। उसने ये बताया हुआ है कि जो तो बिल्कुल उस एरिया पे पड़े हैं लिम्फ नोड्स जहाँ स्पर्मेजेंटेरिक अराइज़ कर रही है मतलब सीलिक एरिया पे, तो उनको ए कैटेगरी में उसने कह दिया है। सही है, दूसरे वो कह दिए कि जो उसकी बिल्कुल जहाँ जाके जो वो एंड पे एंड हो रही है, एंड आर्टरीज़ कह लो आ रही है, जब हम एंड आर्टरीज़ तो नहीं कह रहे, जहाँ की एंड हो रही है, स्पर्मेजेंटेरिक आखिरी ब्रांचेज़ दे रही है, वहाँ पे पड़े हैं। उसको उसने एक और एक कह दिया, और जो बीच में उसकी लोंग पड़े हैं, ये देख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद भी कि ये वेसल रन कर रही है एक्चुअली में, ये वेसल्स रन कर रही है, इनके साथ-साथ लिम्फ नोड्स पड़े हैं ना। तो वो दमयंती सी अपने उसने कैटेगराइज़ कर दी है। जब हम पढ़ेंगे तो मज़ीद हमें समझ आ जाएगा। खैर प्राइमरी पेरिटोनिटिस की हमने बात की, मैंने आपको समझा दिया इसमें क्या होता है कि आपको किसी किस्म का कोई नहीं सोर्स नहीं मिल रहा होता। वैसे इन्वेड द नॉर्मली स्टेराइल थी, नॉर्मली स्टेराइल थी और उसमें इन्वेजन हुई है। अब मोस्ट ये मोनो माइक्रोबियल होती है मोस्टली। मोनो माइक्रोबियल इस तरह के कहीं से आया है तो वो कोई एक टाइप का इन्फेक्शन, एक टाइप का बैक्टीरिया आके उसने इन्वेड कर दिया है। तो मोस्टली मोनो माइक्रोबियल होती है और होती है रेयर है, इतनी कॉमन नहीं है, सेकेंडरी ज़्यादा कॉमन है। अगर काज़िज़ मतलब मैकेनिज़्म पूछे तो उसमें आप देख सकते हो कि ये या तो वाया हेमेटोजेनिस स्प्रेड हो सकती है, ये इधर अगर इसको मैं ये एक आ गया हेमेटोजेनिस स्प्रेड के थ्रू हो सकती है या डायरेक्ट इनोकुलेशन हो सकती है। डायरेक्ट इनोकुलेशन से मुराद आपको ट्रांसलोकेशन, जो हम सिरोसिस की बात कर रहे थे ना, लिवर सिरोसिस या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर में भी जो ट्रांसलोकेशन होती है ना, तो उसके थ्रू ये हो सकती है। और फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स ये होंगे कि बंदे को ना पूरे पेट में दर्द हो रहा होगा, जनरलाइज़ पेट में दर्द हो रहा होगा, टेंडरनेस हो सकती है, रिजिडिटी हो सकती है, असैटिस हो सकती है। तो ये पेरिटोनाइटिस के साइन्स हैं, टेंडरनेस होना, रिजिडिटी होना। इनको मज़ीद हम सेकेंडरी टाइप में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। फिर लेकिन वो कहते हैं कि आप डायग्नोसिस कैसे किया आपने? डायग्नोसिस नहीं सॉरी मैनेजमेंट लिखनी थी उसमें, मिक्स ही लिख दिया। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? टीएलसी करवाओगे वो ज़्यादा आएगी और एयर नहीं होगी, न्यूमोपेट्रोनियम में एयर नहीं होगी, उसकी वजह ये परफोरेशन या तो एयर नहीं होगी। और डायग्नोस्टिक पैरासिम्पथेसिस ये जो है ना ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें आप ये कहते हो अगर पीएमएन जो है ना पोलीमोर्फो न्यूट्रोफिल्स जो है, वो अगर आपके मोर दैन 250 आ रहे हैं ना 250 और माइक्रोलीटर
तो ये अपने पास डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है? लेकिन इसने एक और अपनी वैल्यू लिखी हुई है, आप ये भी याद रख सकते हैं। और आपने भी जब आपने जब भी पेशेंट आता है ना, आपको सस्पेक्ट हो गया पेट्रोनाइटिस है, तो आपने सबसे पहले पैरासिम्पसिस करनी होती है। कुछ पैरासिम्पसिस कुछ भी नहीं है, बस आपको इंजेक्शन लगा के ना थोड़ा-सा फ्लूइड निकालना होता है। तो उस फ्लूइड को फिर आपने भेजना होता है कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन के लिए भी, कल्चर के लिए भी, सही है? और जब भी आप ये सैंपल निकाल लेते हो, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है और एंटीबायोटिक ही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। और आप लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी कर सकते हो, रूल सैक सर्जिकल काज़ को रूल आउट करने के लिए। सर्जिकल काज़ मतलब है किसी किस्म के एब्सेस या अपेंडिक्स वगैरह, तो ये अगर वो आपको मिल जाती है तब ये प्राइमरी नहीं रहेगा, तब ये सेकेंडरी रहेगा ना। तो ये सर्जिकल सोर्स को ढूँढने के लिए कर सकते हो। फिर अपने पास आ गया सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस जो मैं आपको समझाया उसमें क्या होगा कि किसी किस्म की परफोरेशन होगी या सीवियर इन्फ्लेमेशन होगी या इन्फेक्शन होगा इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन में। आपको इंट्रा एब्डोमिनली सोर्स पड़ा हुआ है। जैसे कि अपेंडिसाइटिस है या परफोरेशन है गट की या डायवर्टिकुलाइटिस है, तो ये ज़्यादा कॉमन है और इसमें पॉलीमाइक्रोबियल है। वो मोनोमाइक्रोबियल था, ये पॉलीमाइक्रोबियल है। क्लिनिकल फीचर्स इसके ज़्यादा सीवियर होंगे। सही है? इसमें भी उसी तरह जनरलाइज़्ड एब्डोमिनल पेन होगा, ज़्यादा होगा, टेंडरनेस होगी, ज़्यादा होगी, रिजिडिटी होगी और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन्स आ रहे होंगे। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन्स भी आ रहे होंगे और हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकते हैं इसमें। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादा सीवियर है। सही है? और इसकी मैनेजमेंट भी आप देखोगे कि ज़्यादा हम लोग ज़्यादा करे होते हैं सीरियसली। सही है? और इसमें पहले फिर अपने पास आ गया कि आप डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, इन्वेस्टिगेशंस क्या करोगे? तो वो बड़ा सिंपल है। उसी तरह आप ल्यूकोसाइटोसिस करोगे, आपको एक्स-रे करवाओगे, आपको एयर मिल सकती है। अगर परफोरेशन हो, सीटी करा सकते हो, बाकी जो पहले टेस्ट करवाए थे वो करवा सकते हो। ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? ट्रीटमेंट ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन है, मोर्टेलिटी का रिस्क ज़्यादा है, तो पहले आपने रिससिटेशन करनी होती है। रिससिटेशन जिस तरह कि लेट्स सपोज़ एक बंदा है उसको अपना अपेंडिसाइटिस है और साथ में उसको वो भी हो गया है, स्कैंडी पेरिटोनाइटिस हो गया है, तो ऐसे में आप उस आपने तो असल तो आपने अपेंडिक्स के लिए करना है ना, जो भी आपने ऑपरेशन करना है, जो करना है। लेकिन सबसे पहले आप उसको रिससिटेट भी करोगे क्योंकि पेरिटोनाइटिस हो गया है, पेशेंट शॉक में जा रहा है या फिर इस तरह की कंडीशन है, तो आप उसको रिससिटेट करोगे। उसको 2 लार्ज बोर आईवी लगवाओगे, बनोला लगवाओगे, आईवी फ्लूइड्स लगाओगे, स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दोगे, फोली पास करोगे, एबीजीज़ भेजोगे, ब्लड टेस्ट करवाओगे सारे। फिर आप करोगे डेफिनिटिव ट्रीटमेंट, वो आपने क्या करनी है, लेप्रोटमी, सही है? या या फिर ओपन सर्जरी जो भी आपने करना है। अच्छा, तो जब आप ओपन करोगे अच्छा सॉरी लेप्रोटमी करनी है, लेप्रोटमी पता है क्यों? सिर्फ़ लेप्रोटमी ही करनी है, लेप्रोस्कोपिकली नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपने उसको ना अच्छे से प्लेंटी ऑफ फ्लूइड से वॉश करना होता है पूरी एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है? तकरीबन 6 लीटर मतलब काफ़ी लीटर से ना वॉश करना होता है और जो भी एरिया हो खराब उसको आपने निकाल देना होता है, सही है? ये अपने पास आ गया। फिर उसने कुछ सेकेंडरी पेट्रोनाइटिस की कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेट्रोनाइटिस आ जाता है। तो ये सिंपल ही है कि आपने किसी बंदे की एब्डोमिनल सर्जरी की है और अब उसकी वज़ह से या तो लाइक सपोज़ कि रेज़िडुअल इफ़ेक्ट मतलब कोई आपने एब्सेस थी उसी से ड्रेन नहीं की वो रह गई या उसकी वज़ह से या फिर आपने जो एनास्टोमोटिक लीक हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन बन गई तो एज़ अ रिज़ल्ट पेट्रोनाइटिस हो गया। इसको कहेंगे पोस्ट ऑपरेटिव पेट्रोनाइटिस, फीचर्स वही होंगे जो अभी तक डिस्कस किए हैं और वही आपने अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, सीटी स्कैन करवा सकते हो। मैनेजमेंट क्या करोगे? फिर आपने देखना है कि भाई दोबारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं है, उसके लिए पहले आप परक्यूटेनियसली ड्रेनेज कर सकते हो, सही है? मतलब वो तो वैसे ही हम लोग ड्रेन रखते होते हैं ना ऑपरेशन के बाद, तो उसी से आप मतलब ड्रेन या तो होता रहेगा, आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो, आईवी फ्लूइड्स दे दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, सपोर्टिव मेजर्स कर लो, नहीं अगर नहीं ठीक हो रहा तो आपको दोबारा ओपन करना पड़ सकता है पेशेंट को। इसी तरह बिलियरी पेरिटोनाइटिस है, बिलियरी पेरिटोनाइटिस ये है कि लेट्स सपोज़ बिलियरी लीक हो गया, आपने किसी वजह से बिल्ली डक्ट पंक्चर हो गई, समहाउ आप ड्यूरिंग कोलेसिस्टेक्टमी कर रहे थे या फिर आप ईआरसीपी कर रहे थे या कुछ भी आप प्रोसीजर कर रहे थे और आपसे ना वो डक्ट डैमेज हो गई। अब उसकी वजह से क्या होगा कि वो वहाँ से बाइल लीक करना शुरू हो जाएगा और वो आके इरिटेंट होता है, उसमें आपको पता है किस तरह साल्ट्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आके पेरिटोनियम को इरिटेट करेगा, उसकी वजह से बिलियरी पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन ये भी बड़ी खतरनाक है, हाई मोर्टेलिटी है इसकी, तो और ऊपर से इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी स्पेशलाइज़्ड यूनिट ही करेगा। सही है? तो इसकी मैनेजमेंट कैसे की सक कर सकते हैं? उसमें भी वही डिपेंडिंग अपॉन द लाइक कितनी सीवियरिटी आप परक्यूटेनियसली भी उसको ड्रेन ड्रेन कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड या उसको ईआरसीपी भी कर सकते हैं वहाँ आप ठीक है? उसको डक्ट प्रेशर को कम करने के लिए, उसको ड्रेनेज को अच्छा करने के लिए या कंप्लीट ट्रांसेक्शन भी करनी पड़ सकती है। अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो बाइल डक्ट सारी निकालनी पड़ सकती है और वहाँ फिर आप हेपेटोजीनोस्टोमी करोगे।
तो इस तरह मैनेज कर सकते हो। इसी तरह ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस हो सकता है कि इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। तो ये भी इसमें इसमें तो क्या ही डिस्कस करना, तो इसमें वही बस टीबी होगा, टीबी पेरिटोनाइटिस करा देगा और बंदे को। वो कहते हैं कि ज़्यादातर ये इलियोसिकल रीजन को इन्वॉल्व करता है क्योंकि इसी रीजन पे ना पायर पैचेस ज़्यादा होते हैं हमारे। जो टीबी होता है ना वो लिम्फोइड ऑर्गन्स पे पहले जाके इफ़ेक्ट करता है ना, तो फिर इस वजह से इलियोसिकल रीजन का इन्वॉल्व होना ज़्यादा कॉमन है। फिर अपने पास डायग्नोसिस कैसे करोगे? सिंपल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पैरासिम्पटोसिस, लेप्रोस्कोपी, बायोप्सी ये सारी चीज़ें आ गई। ट्रीटमेंट क्या करोगे? जो ये टीबी की बात हो रही है, टीबी के लिए ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? उस जनरल मैनेजमेंट करके आपने उसको देनी एट द एंड एटीटी है, सही है? हमारे पास हल वही है। हाँ, अगर कोई किसी किस्म का सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आ गई है, लेट्स सपोज़ इलियोसिकल जंक्शन पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या परफोरेशन हो गई है, तो ऐसे केस में आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन उसके बाद भी आपने चलानी एटीटी ही है। फिर हमारे पास आ जाता है इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस। इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस बड़ी सिंपल सी आप बात को समझ सकते हैं कि पेरिटोनियम के अंदर एब्सेस पड़ी है और उसकी कई कई वजूहात हो सकती है। तो जिस तरह कि पेरिटोनाइटिस हुआ है, किसी वजह से बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ था और उसकी कॉम्प्लिकेशन में वहाँ एब्सेस बन गई है या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है अंदर, सही है? या फिर आप कह लो कि इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी की थी, वहाँ से इन्फेक्शन हुआ है और वहाँ से एब्सेस बन गई है। एब्सेस कहाँ-कहाँ, किन-किन एरियाज़ पे मौजूद हो सकती है, पाई जाती है नॉर्मली? तो यार देखो, सब फ्रेनिक और सब हेपेटिक स्पेसिस और दूसरा आ गया कि पेल्विस में या फिर बाउल लूप्स ऑफ बाउल में, यहाँ ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। अब एक्चुअली ना ये डिपेंडेंट एरियाज़ हैं। अगर बंदा लेटा हो ना स्पाइन, तो जो सब हेपेटिक एरिया ना, ये मॉरिसन पाउच जिसे कहते हैं और ये मोस्ट डिपेंडेंट एरिया होता है आपकी बॉडी का, सही है? लेटे हुए स्पाइन पोज़ीशन में, और अगर आप बैठे हो या खड़े हो तो पेल्विस जो एरिया है ना, ये मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन होता है आपकी, डिपेंडेंट एरिया होता है आपकी पे इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी का। तो इसी वजह से जो जो भी ये पसी फ्लूइड है या फिर वो सारा इकट्ठा होता है इन एरियाज़ में, और यहाँ एब्सेस का बनना ज़्यादा कॉमन इस वजह से। अब जो सब फ्रेनिक है और सब हेपेटिक है, बड़ा सिंपल सी बात है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ ड्रा करके दिखाऊँ, 1 मिनट रुकिए। हुँ, सॉरी, जी हाँ, यहाँ हम देख रहे थे। आप इसको देखेंगे, ये अपने पास आ गया, बल्कि आप देखेंगे ये हमारे पास आ गया। लेट्स सपोज़ हम क्रॉस सेक्शन से राइट साइड से देख रहे हैं एक बंदे को, और ये उसका ऊपर ये चेस्ट है ऊपर, ठीक है? नीचे एब्डोमेन है। तो मैंने ये डायफ्राम बना लिया एक तरह से। ऊपर आप कह लो कि ये मतलब यहाँ एक साइड का लंग्स हमें नज़र आ रहा है। तो आप इधर देखोगे तो नीचे क्या होगा, आगे अपने पास ये डायफ्राम पड़ा है, ऐसे ही है, और नीचे यहाँ आप कह लो कि लीवर पड़ा है, ठीक है? तो एक स्पेस बनती है इस जगह पे, इसे कहते हैं सबफ्रेनिक एरिया, सबफ्रेनिक स्पेस, ठीक है? और एक स्पेस बनती है यहाँ, इसे कहते हैं सबहिपैटिक। तो जो ज़्यादा डोमिनेंट है वो सब सब ज़्यादा नीचे है, डिपेंडेंट है, वो सबहिपैटिक, ठीक है ना? और इसको मोरिसन्स पाउच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरिसन्स पाउच भी कहते हैं। दूसरी अपने पास रहती है ये सबफ्रेनिक। अच्छा, तो अब इन दोनों में हो सकता है इकट्ठा, ऊपर से ये दोनों ना आपस में ये कहते हैं, ये मिली होती हैं एक तरह से, कनेक्शन होता है बाकायदा, तो कोई भी चीज़ ऊपर-नीचे जा सकती है इनमें से। अच्छा, इनमें कॉमन हो सकता है, इसको आपने देख लेना है, अब इसकी क्या ही हमने डिस्कस करना। कि अपने पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अब ये एब्सेस है ना, एब्सेस के फीचर्स आएँगे। एक तो स्विंगिंग पायरेक्सिया विद रैगर्स एंड चिल्स, हमने देखा था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब एब्सेस होती है तो फीवर होता है हाई ग्रेड, साथ में रैगर्स एंड चिल्स होते हैं। अच्छा, ऊपर से स्विंगिंग पायरेक्सिया होता है। स्विंगिंग पायरेक्सिया ये है कि लाइक अचानक से बहुत राइज़ आ जाएगा बीपी में, आपको उसके टेम्परेचर में, और फिर वो दोबारा कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेट्स सपोज़ वो कहेगा कि मुझे ना रोज़ दिन में 1 दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा टेम्परेचर बहुत तेज़ हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है? और फिर पूरा दिन ठीक रहता है। या फिर यूँ भी कह सकता है कि कुछ घंटों तक ठीक रहता है और उसके बाद दोबारा हो जाता है। तो लाइक ये कहेंगे स्विंगिंग पायरेक्सिया कि अचानक से एक स्पाइक आती है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर स्पाइक आती है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये होता है स्विंगिंग पायरेक्सिया। और बाकी आप देख सकते हो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन्स भी आ सकते हैं, पेन, टेंडरनेस वगैरह आ सकते हैं। शोल्डर टिप पेन आ सकता है। शोल्डर टिप पेन इस वजह से आता है, जो हमारे पास जब डायफ्राम की इरिटेशन हो रही हो ना, तो डायफ्राम की इरिटेशन डायफ्राम को सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व, और उसकी है C3, 4 और 5, ठीक है? और यही जो है ना, यहीं से सेम डर्माटोमल सप्लाई जाती है अपने टिप ऑफ शोल्डर को, राइट को भी, लेफ्ट को भी। तो अकॉर्डिंग टू कौन सी साइड का डायफ्राम इरिटेट हो रहा है, उसी साइड की जो शोल्डर टिप है ना, वहाँ भी पेन हो सकता है। तो ये रेफर्ड पेन है। प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। प्लूरल एफ्यूजन इस वजह से कि जो वो आपको पता है, जो सबफ्रेनिक एब्सेस है ना, वो भी डायफ्राम को पंक्चर करती हुई, डायफ्राम से घुसती हुई
प्लूरल कैविटी में भी जा सकती है और फिर उसे कहेंगे एम्पाइमा, ठीक है? प्लूरल एम्पाइमा काज करवा सकती है। करना क्या आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया, सीटी स्कैन कर लिया, ट्रीटमेंट क्या करनी है, आपको पता है जहाँ भी पस होती है आपने उसको ड्रेन करना होता है, साथ में एंटीबायोटिक्स देनी होती है, तो ये मैनेजमेंट होगी। पेल्विक एब्सेस है तो वो ये ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये ज़्यादा जब बैठे हो या लेटे हो तो ज़्यादा जब खड़े हो तब डिपेंडेंट एरिया ये वाला होता है। और उसमें भी क्या करें, अच्छा, अब इसमें भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग फीमेल की पेल्विस ड्रा करें ना, तो फीमेल के अंदर लेट्स सपोज़ अगर मैं इस तरह पेल्विस फीमेल की ड्रा करूँ, तो फीमेल में बीच में पड़ी होती है यूट्रस, जो कि आगे को गिरी होती है और यहाँ ब्लैडर पड़ा होता है और पीछे रेक्टम पड़ी होती है, ऐसे ही है। तो ये बीच वाला एरिया ना फीमेल में इसे कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। तो यहाँ पे ये मोस्ट डिपेंडेंट एरिया होते हैं, ठीक है? और इसको साथ में इसे क्या कह सकते हैं, रेक्टो, तो रेक्टोयूट्राइन टाइप कुछ नाम है, मुझे अभी याद नहीं है इसका, लाइक मतलब रेक्टोयूट्राइन, खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैविटी या पाउच। तो दिस इज़ पाउच ऑफ डगलस भी इसे कहते हैं, तो डिपेंडेंट एरिया होता है। लेकिन जो मेल्स हैं उसमें आपको पता है कि उसमें क्या सीन है, मेल्स के अंदर हमारे पास आगे पड़े होते हैं ब्लैडर, पीछे रेक्टम पड़ी होती है, तो इसका नाम बदल जाता है, इसे रेक्टोवेसिकल आई गेस पाउच कहते हैं, तो ये डिपेंडेंट एरिया होते हैं मोस्ट, ठीक है? तो यहाँ एब्सेस आपको ज़्यादा मिलेगी। क्या सिर्फ फीचर्स, क्या डायग्नोसिस करोगे? वही चीज़ें आएँगी यार, स्विंगिंग पायरेक्सिया होगा और वो सारे फीचर्स तो आएँगे ही, रैगर स्टिल्स वगैरह, लेकिन अब चूँकि रेक्टम इन्वॉल्व हो रही है, तो पेल्विक पेन एक तो पेल्विक एरिया की वज़ह से और डायरिया, पैसेज ऑफ म्यूकस इन द स्टूल। पता है क्यों? क्योंकि जब जब ये पस पड़ी होगी ना वहाँ, तो वो इरिटेट करेगी रेक्टम को और रेक्टम से जो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी रेक्टम में। एज़ अ रिज़ल्ट म्यूकस ज़्यादा आएगा स्टूल में। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो कोई रास्ता बना के ना पंक्चर करता हुआ या कोई मतलब लीक करता हुआ वो रेक्टम में ड्रेन करना शुरू कर दे पस। अगर रेक्टम में ड्रेन करना शुरू कर देगी ना, तो आपके पस आना शुरू हो जाएगी, स्टूल के साथ पस आना शुरू हो जाएगी या उसके बगैर भी आ सकती है। वैसे बगैर क्या नहीं, मुराद यही है कि पस आएगी स्टूल के अंदर। मैनेजमेंट कैसे करोगे? अल्ट्रासाउंड कराओगे, सीटी स्कैन करोगे, सबको पता चल जाएगा। और ट्रीटमेंट क्या करोगे? एब्सेस को ड्रेन करो और उसके बाद क्या करो, एंटीबायोटिक्स दो। फिर आ गया मेसेंटेरिक एडिनाइटिस। मैं आपको पढ़ा रहा था ना कि एडिनाइटिस लिम्फ नोड्स हमने समझ लिए कि मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, कहाँ-कहाँ पड़े होते हैं, उसके लेवल्स बता दिए, तकरीबन 100 से 150 होते हैं, जो मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स होते हैं। और अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे कहेंगे मेसेंटेरिक एडिनाइटिस, ठीक है? अब ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक भी हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक ये है कि इडियोपैथिक काज़ है। कि मतलब लेट्स सपोज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और ये बच्चों में कॉमन होता है, बड़ों में नहीं होता है ऐसा। बच्चों में ऐसा होता है कि लेट्स सपोज़ एक बच्चा आया, आपके पास सिनेरियो सुने, एक बच्चा आया, उसको बुखार है और उसको ना अभी रिसेंट वायरल इन्फेक्शन भी हुआ है, लेट्स सपोज़ उसको सोर थ्रोट हुआ था, सही है? और अब उसको ना राइट इलेक्ट फोसा पेन हो रही है और अब आपके ज़हन में क्या आएगा? हमारे ज़हन में आ सकता है यार अपेंडिक्स हो सकती है, राइट इलेक्ट फोसा है, बच्चा है, फीवर है, तो अपेंडिक्स हो सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन यार आपने एक डीडी लाज़मी और रखना है साथ में, क्या? मेसेंटेरिक एडिनाइटिस। और फिर ख़ास तौर पे अभी रिसेंट हिस्ट्री हो इन्फेक्शन की, वायरल इन्फेक्शन की, तो उसमें होता ये है, देखो राइट इलेक्ट फोसा पेन होगी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, तो ये डीडी आपने ज़हन में रखने हैं। अब हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसमें डिफरेंशिएट हम ऐसे करेंगे, उसे एक बेड रेस्ट करवाएँगे बच्चे को। अगर तो बेड रेस्ट से फॉर 1 टू 2 आवर्स अगर बेड रेस्ट से वो पेन बेहतर हो जाता है, तो ये मेसेंटेरिक एडिनाइटिस था। और अगर ठीक नहीं होता, वर्स होता जा रहा है, तब फिर ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है, लेकिन और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेसेंटेरिक एडिनाइटिस नहीं है, क्योंकि इसका जो पेन है ना, वो रेस्ट से ठीक होता है। जब रेस्ट करते हो ना, तो वो मेसेंटेरिक जो खिंचाव-खिंचाव पड़ रहा होता है चलने से, वो सारा वो चीज़ें नहीं होती और रेस्ट से थोड़ा-सा सूथिंग इफेक्ट आता है। ईज़ी और स्पेसिफिक हो सकता है, लेट्स सपोज़ टीबी करवा रहा है, तो उसे स्पेसिफिक कह देंगे, स्पेसिफिक हो सकता है। वो देखो, वो कह रहे हैं नॉन स्पेसिफिक को ना आपने एक्यूट अपेंडिसाइटिस से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों में राइट हेलिक फोसा पेन हो रही है। हाँ, ये याद करना है कि ये ज़्यादा है एज ग्रुप के हिसाब से। अब जैसे 5 से 15 साल के बच्चों में ना ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है, या फिर आप कह लो कि 25 तक कह लो, 25 के बाद तो ये रेयर है। तो अगर 25 के बाद है तब नहीं आपने ये बैठे रहना मेसेंटेरिक एडिनाइटिस सोचने में, सही है? तो तब आपने मेजर अपना वही रखना है डीडी, जिस तरह के अपने अपेंडिसाइटिस रखने हैं। और डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट करने के उसमें फीचर्स लिखे हुए हैं कि कि आप देखोगे कि अपेंडिसाइटिस जो है वो पेन इंटरवल्स में नहीं होता, ठीक है? मतलब ये नहीं होता कि अभी ठीक हो जाए फिर हो जाए फिर, उसमें थोड़ा मुसलसल पेन रहता है, सही है? और वोमिटिंग अगर एब्सेंट है तो लेस लाइकली अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस में आपको पता है वोमिटिंग होती है बंदे को। शिफ्टिंग टेंडरनेस ये है कि जब बंदे को ना जो ये एडनेटिस वाला बंदा है, इसको अगर आप उल्टी कर इसको इसको लिटाओगे ना उल्टी करवट में,
तो इसका पेन लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट इलेक्ट फोसा में चला जाएगा। जबकि अपेंडिसाइटिस में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ फीचर्स हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ट्रीटमेंट क्या करनी है, अगर आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट करवाया आपने और वो ठीक हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मेसेंटेरिक एडिनाइटिस है, तो आप पेरेंट्स को काउंसल करोगे, उसे रीअश्योर करोगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये बस आपको जो गला खराब हुआ था उसका एक थोड़ा-सा कह लो कि एक रिस्पॉन्स आया, उसका ही लिम्फ नोड ने रिस्पॉन्स किया, तो ज़रा पेन वगैरह हो रही है, ये ठीक हो जाएगी। और आपने बेड रेस्ट करवाना है बच्चे को। और लेकिन अगर ठीक ना हो, देखें, इफ सिम्पटम्स परसिस्ट आफ्टर 1 टू 2 आवर्स आफ्टर कन्फाइनमेंट ऑफ बेड, मतलब अगर बेड रेस्ट, इसे लाइन ज़रा अजीब सी लिख दी है, लेकिन मुराद यही था इसका कि अगर बेड रेस्ट करवाने के 1 से 2 घंटे के बावजूद भी सिम्पटम्स परसिस्ट करे और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स पॉजिटिव आ रही हो, तब आपने अपेंडेक्टमी सोचना है या फिर आपने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करनी है, अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या चीज़ है। तो ये उसमें मुराद था। फिर अपने पास आ गया ट्यूबरकुलोसिस ऑफ मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स। तो यार ये अपने पास बोवाइन ट्यूबरकल बैसिलस लिखा हुआ है, ये माइकोबैक्टीरियम बोविस उसका नाम है, माइकोबैक्टीरियम बोविस। एक है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि परमानेंट टीबी करवाता है, एक होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस। वो क्या करता है, ये अनपास्चुराइज्ड मिल्क के अंदर होता है, मतलब जिसको आपने उबाल के ना इस्तेमाल करो ना दूध, तो उसमें पाए जाते हैं। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, अगर काऊ इफेक्टेड है तो उसमें उसके मिल्क में भी आएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई बंदा उसको अनपास्चुराइज्ड मिल्क को इनटेक करे, तो वो कहाँ जाएगा? उसकी गट में, ठीक है? और जाके ये जीआईटी के इफ़ेक्ट करेगा, स ठीक है? और लंग्स को इतना इफ़ेक्ट नहीं करता जितना वो अपना दूसरा वाला है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो फीचर्स टीबी वाले ही होंगे। लेकिन इ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होगा अपना गट, और उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है क्या? लंग्स, सही है? बाकी लिम्फ नोड्स जो होना है, लार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स वगैरह, वो सारा कुछ इसमें भी होता है। और इसमें आप देखो कि प्रेज़ेंटेशन ये हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, सिंपल सिम्पटम्स भी हो सकती हैं, कोई जनरल सी थकावट वगैरह, हल्का बुखार, इस तरह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, सिस्ट भी बन सकती है, लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो सकते हैं। डायग्नोसिस क्या करोगे आप? हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री बिल्कुल टीबी वाली है, बुखार होना, वेट कम होना, पुअर एपेटाइट होना, और पैल्पेबल मैस मिल सकते हैं आपको पेट पे, ठीक है? ईएसआर और ये सारा बायोप्सी वगैरह करवाओगे, ट्रीटमेंट वही है, एटीटी देनी होती है। और 9 से 12 महीने के लिए यार, इसमें ना पायराज़िनामाइड के साथ नहीं, पायराज़िनामाइड के खिलाफ ना नेचुरल रेजिस्टेंस होती है माइकोबैक्टीरियम बोवियस में, तो वो देने का फ़ायदा नहीं होता। बाकी ट्यूमर्स ऑफ द पेरिटोनियम, अच्छा यार, ट्यूमर्स ऑफ पेरिटोनियम में एक तो है कि प्राइमरी ट्यूमर कि वहीं से अराइज़ किया हो, तो ये इतना कॉमन नहीं है। तो ये सेकेंडरी ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है कि कहीं और से आए हो मेट्स। तो उसमें कार्सिनोमेटस पेरिटोनाई है, ये वही चीज़ है कि मेट्स कहीं और से आए हो, और इसमें आपको ना वहाँ आपको ऐसे मिलते हैं, वो नोड्यूल से मिलते हैं, ठीक है? व्हाइटिश से कलर के। डिस्क्रीट नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, प्लैक्स भी हो सकते हैं, एडहेजन्स भी हो सकती हैं। तो वो पेरिटोनियम में आपको नज़र आ रही होती है। तो आपने सोर्स ढूँढना होता है, जैसे कोलोन है, स्टमक है, जो भी है। या फिर एक ट्यूबर, इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है ट्यूबरकुलोस पेरिटोनाइटिस में, उसमें भी नोड्यूल्स बन रहे होते हैं। तो ये तो उसमें आपने बस ये टीबी से डिफरेंशिएट करना इसको ज़रूरी है। फिर अपने पास आ गया स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। यार ये क्या है, ये ना कोई लाइक कोई ऐसा, एक तो रेयर चीज़ है, पहली बात तो ये सुनिए, रेयर चीज़ है। होता ये है कोई ऐसा ट्यूमर है जिसमें ना जो म्यूसिन प्रोडक्शन करवाते हैं। ट्यूमर ऐसा है जो कि म्यूसिन या जिलेटिनस प्रोडक्शन करवाते हैं। अब एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, जिस तरह के आप कह लो कि ये अपेंडिकल ट्यूमर है, सही है? म्यूसिन प्रोड्यूसिंग। तो एक तो ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर फैल भी जाएगा पेरिटोनियम के अंदर, और सेकंडली वो चूँकि अब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये म्यूसिनस, तो एसाइटिस होती जाएगी, उसमें म्यूसिनस इकट्ठा होता जाएगा आप आपके पेट में। तो लाइक बस ये फीचर, इस तरह का पेशेंट आता है। और आपने मैनेज क्या करना होता है कि आपने सर्जरी करनी होती है, डीबल्किंग करनी होती है। मतलब जितना भी आपको नज़र आ रहा है ना, एक तो आपने वो सारा ड्रेन करना है, और दूसरा आपकी सफाई करनी है, गट वॉश करनी है। फिर आपको जितना भी, जहाँ भी वो कैंसर साइट नज़र आ रही है, वो सारी आपने साफ करनी है, जितना पॉसिबल हो सके। मेसेंटेरिक सिस्ट क्या है? मेसेंटेरिक सिस्ट ये है कि आपको मेसेंटेरी के अंदर सिस्ट मिल गई। 2 तरह की है, एक है काइलोलिम्फेटिक, एक है एंटेरोजीनस। काइलोलिम्फेटिक, जिस तरह सिंपल सी बात है कि सिस्ट होगी, पतली सी थिन वाल सिस्ट होगी, अंदर लिम्फ पड़ा होगा। बस। और क्लियर लिम्फ होते हैं, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। एक दूसरी एक और होती है, उसे कहते हैं एंटेरोजेनस सिस्ट। एंटेरोजेनस सिस्ट ये है कि जो कि एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, जीनस वहाँ से राइज़ की हो, इंटेस्टाइन से राइज़ की हो। तो समझा ये जाता है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ना कुछ इंटेस्टाइन का ही कुछ पार्ट रह एज़ अ डाइवर्टिकुलम होता है, वो रह जाता है इंटू द मेसेंटेरी, ठीक है? तो वो जो वाल है, वो अब इंटेस्टाइन की वाल्व है। अब इंटेस्टाइन आपको पता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, वो म्यूसिन प्रोड्यूस करता है, तो अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। तो क्या समझ आई, एक सिस्ट बन जाएगी जो कि थिक वॉल होगी और अंदर म्यूकस होगा उसके, तो इसे कहते हैं एंटेरोजेनस सिस्ट।
और बस ये फिर इनकी मैनेजमेंट उसने लिखी हुई है। सिम्पटम्स क्या हो सकती है? एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, मास इफेक्ट भी हो सकता है और इसमें आपने एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट में कि एक्यूट अचानक से पैसे की पेन कैसे स्टार्ट हो सकता है? लेट्स सपोज़ वो रप्चर हो गई या उसकी ट्रोजन हो गई या वो आप कह लो कि हेमरेज उसके अंदर होना शुरू हो गया। क्रोनिक कैसे हो सकता है कि अगर उसका कोई कंप्रेशन हो रही है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स पे तो उसका पेन हो सकता है। फिर स्पॉन्टेनियस ट्रोजन होती है, फिर ठीक हो जाती है तो क्या है कई काफ़ी अरसे से उसको पेन चल रहा हो सकता है। तो ऐसे सिम्पटम्स आ सकते हैं। डायग्नोसिस वही अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करना है, ट्रीटमेंट क्या करनी है? अगर तो सिम्प्टोमेटिक हो एसिम्प्टोमेटिक हो तो ट्रीटमेंट ऐसे तो आएगा ही नहीं। सिम्प्टोमेटिक है तो कैसे ट्रीटमेंट करनी है कि आपने सिंपल जो मेसेंटेरिक सिस्ट है उसको आपने ड्रेन कर देना है, सही है? अब जो काइलोलिम्फेटिक सिस्ट है ना, इसकी ये मैनेजमेंट है कि आपने इसकी साथ में जो असल चीज़ है, इसमें साथ में ये चीज़ है कि इसमें आपने गट की रिसेक्शन नहीं करनी होती इसके साथ वाली। आपने सिर्फ़ सिस्ट निकालनी होती है और जो एंटेरोजेनस सिस्ट है ना, इसमें आपने साथ वाला गट का एरिया भी रिसेक्ट करना होता है, बस। बाकी रीज़न आपने इधर से पढ़ लेनी है। अदर सिस्ट्स आ गई, ये हमें नहीं देखनी। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस क्या होती है? ये आपको पता ही है यार रेट्रोपेरिटोनियल क्या मतलब पेरिटोनियम के पीछे वाले भी ये पेरिटोनियम है सारी, ठीक है? और ये रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस ये वाली है, रेट्रोपेरिटोनियल उसने जो डिफाइन हमें किया है उसने ये कहा कि जो आगे अपने पास ये पेरिटोनियम कैविटी है अ, ठीक है? जो पैरेटल पेरिटोनियम है और जो पीछे से जो फेशियल ट्रांसवर्सालिस आ रहा है, इनके दरमियान में जो स्पेस पड़ी है वो अपने पास कौन-सी है? अपने पास कौन-सी है? ये वाली रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस है और इसके अंदर काफ़ी ऑर्गन्स पड़े होते हैं, उसने ऑर्गन्स लिखे होंगे यहाँ, किडनीज़ है, यूरेटर्स है, ग्लैंड्स वगैरह, एओर्टा वगैरह सारे पड़े हुए हैं। तो प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियम ट्यूमर्स होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी, प्राइमरी वो ट्यूमर्स होंगे वो कहते हैं कि प्राइमरी ट्यूमर्स वो होंगे जो कि रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस से अराइज़ कर रहे हों और उसका कोई ना डायरेक्टली कोई एनाटॉमिकल कनेक्शन ना हो, किसी भी ऑर्गन से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन से कोई कनेक्शन ना हो, तो अब उसको कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियल प्राइमरी ट्यूमर, सही है? तो बस ये अपने पास नाम-वाम याद करने हो तो आप कर लेना। आगे चलें तो रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोमा आता है, ये मैलिग्नेंट है, खतरनाक चीज़ है, ठीक है? रेट्रोपेरिटोनियल सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा होता है, ये रेयर है। चलो भई, ये भी हो गया हमारा। इसको बस इतना इतना क्योंकि हमारे फाइनल ईयर में ये पॉइंट्स इतने अहम नहीं है तो इसलिए बस इनको शार्पली करवा रहे हैं। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस क्या होती है कि उधर है ना फाइब्रोसिस हो जाती है उस एरिया में रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में जिसमें जिसे आर्मंड्स डिज़ीज़ कहते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है जब फाइब्रोसिस होगी तो जितने भी ऑर्गन्स हैं रेट्रोपेरिटोनियली वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मेजरली जो यूरेटर्स इफ़ेक्ट होती हैं, सही है? तो कॉजेज़ क्या है इसमें ऑटोइम्यून और दूसरा ना ये 4th और 5th लंबर वर्टेब्रे उस लेवल पे ज़्यादा होते हैं मसला। ऑटोइम्यून है, इडियोपैथिक है, कुछ ड्रग्स है, इन्फेक्शन है, मैलिग्नेंसी है, ये सब कुछ है। फीचर्स क्या होंगे क्रोनिक बैक पेन होगी और यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं अगर यूरेटर्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो आपने ट्रीटमेंट क्या करनी होती है? ट्रीटमेंट इसकी यार सिंपल सी है कि एक तो स्टेरॉइड्स देने होते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देनी होती है, मेजर ट्रीटमेंट यही है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है यूरिनरी ट्रैक्ट की, तो ऐसे में आपको किसी किस्म की सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़ेगी। फिर अपने पास है कि रेट्रोपेरिटोनियल एनाटॉमिकल ज़ोन्स इन रिलेशन टू अच्छा ये क्या हेमाटोमा की बेसिस पे यार इसमें ना अगर आपको मैं वैसे ही इधर से बना के दिखा देता हूँ थोड़ा-सा। आप देखोगे लेट्स सपोज़ ये बंदा है और इसकी एक बंदा है और उसकी ये आप कह लो 1 मिनट हाँ जी, ये उसका ये लंबर रीजन है, ये उसकी चेस्ट है, सही है? आप मतलब ये आप कुछ अंदाज़ा लगा रहे हो, ठीक है? यहाँ कह लो ये रिब्स वाला एरिया है ना और ये पेल्विस वाला है, तो आपको अंदाज़ा हो गया हम लोग किस जगह पे हैं। इसमें जो ये वाला एरिया सेंट्रल ये वाला एरिया इसे कहते हैं ज़ोन 1 अगर इस एरिया पे हेमाटोमा हो तो इसे क्या कहेंगे? ज़ोन 1 में। ज़ोन 2 होता है इनके साइडों पे यहाँ, ज़ोन 2 यहाँ पे होगा और ज़ोन 3 होगा जो नीचे पेल्विक एरिया ना सारा, यहाँ पे ज़ोन 3 होगा। तो मतलब क्या-क्या हुआ ये 1 ज़ोन है, ये 2 ज़ोन है और ये 3 ज़ोन है जो पेल्विक है। तो इनकी बेसिस पे हेमाटोमा होगा और इन्हीं की बेसिस पे आप मैनेजमेंट करोगे। रीज़न भी काज़ भी आप उसी बेसिस पे होगा। देखो ज़ोन 1 पे अगर है तो इस एरिया में क्या पाया जाएगा? जैसे पैनक्रियाटिक और ड्यूडेनल इंजरीज़ हो सकती हैं या फिर ठीक है, एओर्टा और वीना के दरमियान में पड़े ना इनकी हो सकती है। ज़ोन 2 की बात की जाए तो ज़ोन 2 में आपको साइडों पे चले गए तो वहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट आ जाता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट आता है, उनकी इंजरीज़ हो सकती हैं। ज़ोन 3 की बात की जाए तो वो पेल्विस में चला जाता है तो पेल्विक फ्रैक्चर या पेल्विस का मसला हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करनी होती है आपने? या जो ज़ोन 1 है ना, इसमें ऑलवेज़ आपने क्या करना होता है एक्सप्लोर करना होता है। ज़ोन 1 में ऑलवेज़ एक्सप्लोर करना होता है क्योंकि इसमें ड्यूोडेनम की इंजरीज़ का, वैस्कुलर इंजरीज़ का ज़्यादा इंसिडेंस है।
तो आपने लाज़मी तौर पे उसको मैनेज करना ही है। ज़ोन 3 जो है अब वो पेल्विक एरिया में चला गया है ना, उस पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उसको नहीं करना एक्सप्लोर, क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना तो हीमाटोमा और वर्स होगा, ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी, बंदा शॉक में चला जाएगा, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ज़ोन 1 को आपने लाज़मी एक्सप्लोर करना है और ज़ोन 3 पे अगर हीमाटोमा हुआ तो आपने उसे एक्सप्लोर नहीं करना। जो ज़ोन 2 वाला है ना उसको यार उसको वेरी करता है। उसको आपने अगर तो लेट्स सपोज़ वो है रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ था, तब तो आपने उसे एक्सप्लोर करना है। लेकिन अगर कहो कि ब्लंट ट्रॉमा हुआ है और उसकी वजह से हीमाटोमा हुआ है, तब आपने उसे एक्सप्लोर नहीं करना। हाँ, कर सकते हो अगर वो एक्सपैंड कर रहा है, मतलब ट्रॉमा के बेसिस पे। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, तो आपने एक्सप्लोर करना ही करना है। ब्लंट ट्रॉमा है तो आपने एक्सप्लोर लाइक ब्लंट ट्रॉमा कैसे, किसी बंदे ने कोई लाइक मुक्का मारा है कस के या फिर कोई चीज़ मारी है उसके इधर साइड पे, तो लंबर एरिया पे साइड पे, तो उसकी वजह से वहाँ हीमाटोमा डेवलप हो गया। तो उसमें आपने ब्लंट है तो अगर वो ऊपर से नहीं एक्सपैंड करा तो आपने उसका नहीं ओपन करना। आप ओपन करोगे और मसले बन जाएँगे। तो बेहतर है आप उसको ज़रा वेट एंड वॉच करो। और अगर वो एक्सपेंडिंग है तब आप तब भी उसको भी ओपन करना है। तो ये इसमें प्लस माइनस करना भी है, नहीं भी कर सकते। इसमें प्लस हमेशा करना है, इसमें माइनस इसमें नहीं करना। तो ये आप इस तरह याद रख सकते हो। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया।